हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 9 की थर्ड चैप्टर चुनावी राजनीति के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि किसी भी देश में चुनाव की जरूरत क्यों होती है। फिर हम देखेंगे कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है। अध्याय के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुए जैसे चुनाव क्षेत्र, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सूची, चुनाव अभियान तथा मतदान और मतगणना के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है चुनावों की जरूरत क्यों है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। चुनाव लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार देते हैं। ये प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और जनता के लिए कानून बनाते हैं। चुनाव यह सुनिश्चित करते हैं कि चुने हुए नेता लोगों के प्रति जवाबदेह हो, क्योंकि यदि प्रतिनिधि ठीक से काम नहीं करते हैं तो मतदाता उन्हें अगले चुनाव में बदल सकते हैं। चुनाव नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में सीधे भाग लेने का अवसर देते हैं। मतदान लोगों को अपनी बात कहने और अपने आत्मसम्मान को मजबूत करने का मौका देता है। यह उन्हें अपने पसंद के माध्यम से किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार से जुड़े होने का अनुभव कराता है। हमारा अगला टॉपिक है चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के कई आधार हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव प्रक्रिया जनता की इच्छा को दर्शाती है और सरकार पर उसका नियंत्रण स्थापित करती है। ये आधार निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। पहला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हर वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, जैसे जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या संपत्ति के आधार पर वोट देने का अधिकार होना चाहिए तथा हर वोट का मूल्य समान होना चाहिए। दूसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। चुनाव किसी भी प्रकार के भय, दबाव या धोखाधड़ी से मुक्त होना चाहिए। चुनाव आयोग या इसी तरह का कोई स्वतंत्र निकाय चुनाव का संचालन करे ताकि किसी भी राजनीतिक दल या सरकार का उस पर अनुचित प्रभाव ना हो। तीसरा, नियमित अंतराल पर चुनाव। मतदाताओं को नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने और यदि वे चाहे तो उन्हें बदलने का अवसर मिलना चाहिए। भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हर 5 साल में होते हैं। ये सभी सिद्धांत मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव केवल एक औपचारिकता ना होकर वास्तव में जनता की संप्रभुता को दर्शाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता यानी अलग अलग राजनीतिक दलों या व्यक्तियों का एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना कई मायनों में अच्छी और जरूरी मानी जाती है। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब प्रतिद्वंदी दल होते हैं तो वे एक दूसरे पर नजर रखते हैं। इससे सरकार में बैठे लोगों को अपने नीतियों और कार्यों के लिए अधिक जवाबदेह रहना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा अक्सर बेहतर विचारों और नीतियों को जन्म देती है। अलग अलग दल अपनी अपनी नीतियों और समाधानों को प्रस्तुत करते हैं जिस पर जनता बहस कर सकती है और चुन सकती है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तब अच्छी होती है जब यह जनता के हित में काम करती है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान करती है। हमारा अगला टॉपिक है चुनाव क्षेत्र। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं।
प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र वे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जहां केवल कुछ विशेष समुदायों के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। यह व्यवस्था सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। भारत में संविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित की गई है। इन सीटों पर केवल संबंधित आरक्षित वर्ग के सदस्य ही चुनाव लड़ सकते हैं। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज में कमजोर वर्गों के संसद और विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके और उनके हितों की रक्षा की जा सके। हमारा अगला टॉपिक है मतदाता सूची। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं या आम भाषा में इसे वोटर लिस्ट कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है चुनाव अभियान। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती है। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती है और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती है। हमारा अगला टॉपिक है मतदान और मतगणना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मतदान और मतगणना किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव के 2 सबसे महत्वपूर्ण चरण हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि लोगों की आवाज सुनी जाए और उनके प्रतिनिधियों का चयन निष्पक्ष तरीके से हो। मतदान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा योग्य मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अपना वोट डालते हैं। यह लोकतंत्र की आधारशिला है जहां नागरिक सरकार के गठन में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। मतगणना वह प्रक्रिया है जिसमें डाले गए वोटों की गिनती की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं और कौन विजयी हुआ है। यह चुनाव प्रक्रिया का अंतिम और निर्णायक चरण होता है। हमारा अगला टॉपिक है स्वतंत्र चुनाव आयोग। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसका मुख्य कार्य देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना है। एक लोकतांत्रिक देश में जहां जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो। यह जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र चुनाव आयोग सरकार या किसी भी राजनीतिक दल के दबाव से मुक्त होकर कार्य करता है। यह चुनाव की तारीखों की घोषणा से लेकर परिणामों की घोषणा तक पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जिससे राजनीतिक दलों का अनावश्यक हस्तक्षेप कम होता है। हमारा अगला टॉपिक है चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के नतीजे आने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होता है। हार स्वीकार करना इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिससे राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है और हिंसा या अराजकता की आशंका कम होती है।
जब एक दल चुनाव हारता है और नतीजों को स्वीकार करता है तो वह एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा सकता है। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि विपक्ष सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।